नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं प्लीज उसको आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस को देख लीजिए। हमारे पेड मॉड्यूल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने की बेहद संभावना है। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वर्ष से राज्यों की परिषद को हिंदी में राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे संसद जो पार्लियामेंट है उसके 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो 1954 से पहले जो है राज्यसभा को राज्य परिषद एवं लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। ठीक है, तो 1954 में हमने जो लोकसभा और राज्यसभा शब्द हैं इसको क्रमशः अपनाया है। लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो हैं वो कौन थे। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, और पहले कौन थे आपके जो है ये जीवी मावलंकर जी है ना, और दूसरे थे ये MA अयंगर और तीसरे थे हुकुम सिंह। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। संसद के बिना अनुमति के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई भी संसद का सदस्य यानी कि जो सांसद होता है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 2 महीने से ज्यादा यानी कि 60 दिनों से ज्यादा अनुपस्थित रहना है संसद में तो आपको सूचित करना होता है हाउस को। अगर आप बिना सूचित किए जो है जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उस हाउस की मेंबरशिप से। ठीक, तो 60 दिनों का समय होता है। सही कथन चुनना है तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन जो है अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि सभापति होते हैं। ठीक, तो ये कथन हमारा ठीक है क्योंकि वो उस हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, उनका अलग से एक इलेक्शन होता है। दूसरा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में भी वेतन या भत्ता मिलता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति वहां पे जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं, परंतु जब वो ऐसा कार्य करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जो मिलने वाला वेतन और भत्ता है वो मिलेगा। ये राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। राज्यसभा के संबंध में गलत कथन को चुनना है, तो हमारा पहला कथन जो है ये गलत है। संविधान की तीसरी अनुसूची नहीं, चौथी में यानी कि 4th में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया। ठीक है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनसंख्या के आधार पर कितनी सीट्स हैं इस सब का विवरण जो है हमारे संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के संबंध में दिया गया है। ठीक है, बाकी के कथन ठीक है, इसको पढ़ के आप एक बार देख लीजिए। इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय का कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल जो है हमारे सब्जेक्ट्स पे ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में जो लॉ बनाने का पावर है वो आर्टिकल 253 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। ठीक है, तो देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ठीक है, जनसंख्या चूंकि ज्यादा है ना तो उसके प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे एक सीट वाले राज्य हैं, इसमें से मिजोरम, दूसरा है ये नागालैंड और फिर सिक्किम है ना। मणिपुर में 2 सीट्स हैं। गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो देख लीजिए वित्त विधेयक यानी कि जो हमारा ये फाइनेंस बिल होता है या मनी बिल जो भी होते हैं ये सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जो भी हमारे वित्त विधेयक है उसके पेश होने के 75 दिनों के भीतर संसद के द्वारा उसको पारित किया जाना होता है। और एक वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये मनी बिल की डेफिनेशन है, तो ये भी सही है, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। गलत युग्म को चुनना है, तो देखिए राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो है SV कृष्णमूर्ति राव जी थे,
जैसे सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो उसी प्रकार से उस हाउस के मेंबर्स के बीच में से एक मेंबर को उपसभापति के रूप में चुना जाता है। तो पहले जो थे ये SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू लिखा है। तो अगर हम देखिए यहाँ 1 सितंबर से मान लेते हैं, सितंबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अगस्त में हमारे नए उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, जगदीप धनखड़, है ना। तो अब ये हमारे वर्तमान सभापति हो गए हैं, ठीक। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। युग्म राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और राज्यसभा के सबसे कम समय तक रहने वाले सभापति जो ये थे VV गिरी, है ना, इनका कार्यकाल था। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। सही कथन को चुनना है तो संविधान के अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो किसी भी पूरे संसद का या किसी हाउस का जो हमारा कह लीजिए उसको प्रोरोग करना है, सत्रावसान करना है, तो ये प्रावधान 85(2) में है। सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करता है, ठीक है। तो ये कथन भी हमारा जो है ठीक है। शून्यकाल का समय संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद कितने बजे से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संसद के हमारे कार्रवाई में पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद जो है जो 0 आवर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये हमारा शुरू होता है 12 बजे से, ठीक है। क्वेश्चन आवर के बारे में शून्य आवर के बारे में, शून्यकाल के संबंध में एक चीज ये है कि ये जो है भारत की संसद के द्वारा ही जो है एक कह लीजिए डिवाइस किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है ना, कहीं और से हमने इसको लिया नहीं है। सूर्य को ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, ठीक है। तो सूर्य में बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की जो घटना होती है ये होती है नाभिकीय संलयन। अच्छा, किस जो है कह लीजिए एलिमेंट या जो इसमें पार्टिकल है जो इन्वॉल्व है, प्रोसेस क्या है नाभिकीय संलयन होने का, ये जरा आप कमेंट करके पूरा बताइए। तो कोई नाभिकीय संलयन होता कैसे है, किनके मध्य होता है? गलत कथन को चुनना है। तो देखिए पहला है कि कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की ये जो है डेफिनेशन ही एक तरीके से समझ लिए लिखा है कि उसमें से कुछ इनविजिबल रेज जो है वो एमिट होती हैं, है ना, जो सब्सटेंसेस हमारे ये आपका रेडियो एक्टिव जो होते हैं, ठीक। दूसरा है कि रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनका नाम है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये क्या है? हमारी रेडियो एक्टिव किरणें हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी जो है संबंधित है रेडियो एक्टिविटी से। तो दोनों ही कथन ठीक है, तो गलत इसमें से कुछ नहीं है, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है इसको चूज किया जाए। एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया किसका आधार बनाती है, ठीक है। तो हमारा जो परमाणु बम यानी कि एटम बम होता है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है उसके आधार पर बना होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नैनो तकनीक पर आधारित तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हैं कि जहां पर हम जो पदार्थों को एकदम जो है एटॉमिक लेवल पे कह लीजिए, है ना, ये नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इस सब चीजों से संबंधित है नैनो टेक्नोलॉजी। तो उसी क्रम में नैनो तकनीक से संबंधित 4 हमारी जो है ये जनरेशन से कह लीजिए पदार्थों की उससे संबंधित, जिसमें अब यहाँ पे 3rd जनरेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो 3rd जनरेशन के एग्जांपल्स होते हैं ये रोबोटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा 3D नेटवर्किंग से संबंधित जो चीजें होती हैं वो, ठीक। सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अब जैसे पॉलीमर है, ठीक है, तो पॉलीमर, कोलॉइड, एरोसॉल्स, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये हमारा 1st जनरेशन के हैं, ठीक। एम्पलीफायर जैसे है तो एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ये सब 2nd जनरेशन के होते हैं, ठीक है। और जैसे 4th जनरेशन की बात करें तो वहां पे जो एटॉमिक लेवल पे जो चीजें बनाई जा रही हैं, है ना, वो सब होती हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? तो ये है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। गलत कथन को चुनना है फिर से। तो हरगोविंद खुराना जो एक हमारे एक फेमस साइंटिस्ट हैं, इनको वर्ष 1965 में चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चिकित्सा का नोबेल तो मिला था परंतु 1968 में मिला था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। और दूसरा है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, तो ये तो ठीक है। तो सिर्फ एक वाला जो है इसको चूज कर लेंगे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो उसको उन्होंने किस रूप में जो है बताया है? तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा ये रिलेटिविटी का? E = mc²।
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं इसमें से, ठीक है। तो पहले आपको ये जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट को बेसिकली एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जो है आप डिफाइन कर सकते हैं जहां पे पाए जाने वाले जो संवहनी पौधे हैं या जो प्रजातियां हैं उसमें लगभग करीब कम से कम 1500 प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हों, ठीक है। और दूसरा ये है कि उस 1500 प्रजातियों में से जो है लगभग 70% जो है वनस्पति उन्होंने जो है एक तरीके से उनका हैबिटाट लॉस हो रहा हो, ठीक। तो ऐसे स्थानों को ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जो है घोषित किया जाता है। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो 4 स्थल यहाँ पे लिखे हैं, पूर्वी हिमालय का रीजन, इंडो बर्मा का रीजन, इधर वेस्टर्न घाट का रीजन और सुंडालैंड, ठीक है। तो ये 4 के चारों ही हैं, तो हम यहाँ से डी ऑप्शन को जो है चूज कर लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो शब्द है इसको किसने गढ़ा था, तो ये एक जो एनवायरमेंटलिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, है ना, इन्होंने जो है ये वर्ष 1988 में इसको जो है टर्म को दिया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित वे देश जहां संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है कौन से हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे देश यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन्स के बीच का एरिया है ना, इक्वेटर के, तो यहाँ पे देखेंगे आप इस पूरे रीजन में अर्थ में तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है ना, यहीं पे मिलती है, ठीक। तो अब इसमें से कौन कौन से देश इसमें जो शामिल हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जितने देश लिखे हैं, बी में और सी में, इन सभी में ही पाई जाती है क्योंकि ये सब इसी रीजन में स्थित हैं। तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से यहाँ पे जितनी भी गैसेस लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी ही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पहले भी कितनी बार आपको बता दिया जा चुका है, ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष से ये लागू हुआ है। तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में इसको अडॉप्ट किया गया था और ये इन्फोर्स्ड है वर्ष 2005 से, ठीक। तो यानी कि ए ऑप्शन में यहाँ 5 लिखा है ना 2005, तो यहाँ पे ये सी में ए लिखा है, इसको चुनेंगे। अच्छा, किस विषय से संबंधित है जरा फटाफट कॉमेंट करके बताइए। तो अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होती है, ठीक है। तो जितना भी पोल्यूशन हमारा एनवायरनमेंट में जा रहा है वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है इनके ऑक्साइड्स के रूप में जमा होता है, ठीक। तो इसी का मिश्रण होता है हमारा एसिड रेन। जैविक हॉटस्पॉट यानी कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है उसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखे तो उसी प्रकार से ये भी वो स्थल है जहाँ पर पर्यावरण जो है वो खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है ना, यानी कि सी ऑप्शन। ISFR 2019 की रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 2 साल पे आती है। तो 2019 में आई थी, अब 2021 की, अभी 2022 के स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। तो इसके आंकड़ों के अनुसार 19 से 21 तक में कितने वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है भारत में, ठीक है। तो जो मैंग्रोव वेजिटेशंस होते हैं हमारे ये कोस्टल रीजन्स में, जैसे सुंदरबन में, गुजरात के उधर रीजन में कोस्टल में, तो यहाँ पे इसकी वृद्धि हुई है हमारी ये 17 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। 17वीं ISFR 2021 द्विवार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी की गई, ठीक है। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है और 17वीं ISFR की रिपोर्ट हम लेटेस्ट में जो हम पढ़ते हैं उसके आंकड़े अब अगले 2 वर्षों तक यही पढ़ना है। तो इसको रिलीज किया था जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। और ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, इसके द्वारा इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब ISFR 2021 के निष्कर्षों के संदर्भ में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो जो 3 राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, उसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे है 647 किलोमीटर स्क्वायर का करीब एरिया इसमें बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, ठीक। उसके बाद तेलंगाना में बढ़ा है, फिर तीसरे पे है उड़ीसा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सबला योजना का लक्षित समूह है, ठीक है। तो सबला योजना बेसिकली जो है इसको वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। फुल फॉर्म इसका है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। तो जिसमें से 11 से 18 वर्ष के जो आयु की लड़कियां हैं, ठीक है, तो इनके जो है एम्पावरमेंट से संबंधित जो है ये स्कीम है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो देखिए भारत में गुजरात में गिर नेशनल पार्क जो है सिर्फ वहीं पे एशियाटिक शेर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हीं एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया भारत सरकार ने 2019 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो अप्रैल 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था? ठीक, तो देखिए ये शुरू किया गया था तो इसको लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने शुरू किया था। ठीक है, और बाद में जो है वर्ष 2015 में, अप्रैल 2015 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है इसके अंतर्गत अब लाया गया है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये योजना जो है वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, जिसमें रूरल एरियाज में है ना गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कितनी प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाली आबादी वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास करना है? ठीक है, तो एक तो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, वो जो अभी 2015 में मोदी गवर्नमेंट में आई थी वो अलग है। उससे पहले ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आई थी जो है वर्ष 2009-10 के दौरान। ठीक, ये जो हमारा सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री है इनके द्वारा। ठीक, तो ऐसे गाँव जो है जहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, तो उस ऐसे कुछ सिलेक्टिव गाँवों का जो है इसमें जो है एक यूनिफाइड डेवलपमेंट जो है इसका एम है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गलत कथन को चुनना है। एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, तो इसको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। ये कथन ठीक है और शुरू इसे 1975 में किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। तो ये भी ठीक है, हम इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित की गई? ठीक है, तो डिजिटल इंडिया योजना जो हमने 2015 वर्ष में शुरू की भारत में। ठीक, भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर IT के क्षेत्र में एक जो है, उसके बाद से आप देखेंगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव जो है शुरू किए गए हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे लाइफ में हम सिटीजन्स का भी काफ़ी जो है एक हेल्प हुई है ना। तो उसी क्रम में दीक्षा पोर्टल जो है ये टीचर्स से संबंधित एक पोर्टल है ना, जो ये सरकारी और इस तरीके के विद्यालयों में टीचर्स हैं उनके असेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट के संबंध में इसको शुरू किया गया है। जो एग्रीकल्चर, ये नेशनल एग्रीकल्चर मंडी वाला है इनाम, इसको शुरू किया गया है। संजीवनी ये मेडिकल फैसिलिटीज के संबंध में शुरू किया गया है। PM स्वनिधि जो ये स्कीम शुरू की गई थी पेंशन वाली, है ना, तो ये भी एक ऑनलाइन तरीके की जो है सुविधा है। तो ये सारे के सारे ही इसके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत विकसित किए गए हैं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड। तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। ये PM स्वनिधि जो है ये पेंशन नहीं, थोड़ा माफ कीजिएगा, ये जो 2020 में शुरू किया गया था ना, ये स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो कोलेटर फ्री लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसमें, है ना, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी डिजिटल इंडिया के माध्यम पे विकसित किया गया है। PM आशा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, यह बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ष 2018 में इसको शुरू किया गया था, तो दोनों को ही चूज कर लेंगे हम। कुष्ठ रोग यानी कि जो लेप्रोसी की बीमारी होती है उसके संबंध में हमको गलत कथन चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हम चूज करेंगे। सही कथन चुनना है तो एक स्कीम शुरू की गई थी अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में, उस पहला कथन उसी के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो पात्र होते हुए भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत छूटे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अलग स्कीम है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक, तो जो लोग इसमें कवर नहीं है, हालांकि वो एलिजिबल हैं, तो ऐसे लोगों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो है खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको प्रदान करना है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे।
अच्छा, एक चीज आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हम देखते हैं या जिन चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, तो प्लीज उसके बारे में नोट्स में से अपने प्लीज डिटेल में थोड़ा पढ़ा करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट थोड़ा होता है कम, तो उसमें हमको चीजों को कवर करना होता है, हम डिटेल में बहुत नहीं बता सकते आपको, ठीक। तो ये चूंकि मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे वो कवर करवाए जाते हैं, तो इसलिए इनको आप बाद में जो है डिटेल में थोड़ा देख लिया करिए। आम आदमी बीमा योजना यानी कि एक प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, है ना, सामाजिक सुरक्षा योजना 2007 वर्ष में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो है एक स्कीम है। अब यहाँ पे गलत कथन का चुनना है हमको उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में, ठीक। तो विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। तो भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इकलौता एक हमारा ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। फिर उर्दू अकेडमी जो है हमारी ये 1972 में शुरू की गई थी, और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है 1950 नहीं, ये 1960 में स्थापित हुआ था। इसको चुनेंगे हम। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यूपी का तो ये स्थित है यहाँ पे मेरठ में। आपसे क्वेश्चन ये है कि जो एक ओवरऑल इंडिया का आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की एक स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के पैरेलल एक गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी बलिया में, है ना। इससे फॉर्मेशन से संबंधित कौन फ्रीडम फाइटर थे, जरा बताइए। तो ये भी एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे अखबार शुरू किया गया, कह लीजिए, कौमी आवाज, ठीक है। तो इसको किसने किसने शुरू किया? तो जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई, है ना, इन दो लोगों ने इस जो है अखबार की शुरुआत की थी। ऑप्शन हम 1 और 3 वाला जो है इसको चूज करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलस हमारा डिस्ट्रिक्ट था ये था गाजियाबाद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा जो है नहीं बनाता है? ठीक है, तो अगर यूपी के मैप में, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, ऐसे डिस्ट्रिक्ट दे देगा आपको और कहेगा कि कौन कौन सा जो है जिला इसमें से मैच करता है या नहीं करता है। तो प्रयागराज का अगर आप मैप देखेंगे तो इसमें कौशाम्बी की बाउंड्री लगती है, प्रतापगढ़ की लगती है, मिर्जापुर की लगेगी, जौनपुर की लगेगी। इसमें सोनभद्र जो है ये नहीं होगा, ठीक। इधर जो है वाराणसी लग जाएगा, भदोही, ये सब। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये फेस्टिवल में दोनों ही हमारे समुदायों के लोग जो है काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज होता है आगरा में। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, तो देखिए लिटरेसी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 2011 की जो सेंसस है उसमें कुल साक्षरता जो हमारी प्रतिशतता रही वो 72% आसपास रही थी, ठीक है, ओवरऑल। तो इसमें जो 2001 से लेकर 11 के मध्य में इसमें कुल इंक्रीज जो हुआ है वो 11.4% के आसपास का हुआ है, ठीक। जिसमें से महिलाओं की जो साक्षरता दर है 2011 के सेंसस में वो 57.2 के आसपास थी और पुरुषों की 77.30 के आसपास, ठीक। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? ठीक है, तो संगीत रत्न अवार्ड जो यूपी में दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, है ना, उनकी स्मृति में दिया जाता है। डी ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। और ये शहनाई के बहुत ही फेमस वादक रहे थे, आपको ये पता ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का दौरा किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए किया था? ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे नवंबर 2021 महीने में उद्घाटन किया गया इसका, जिसमें ये लखनऊ से लेकर गाजीपुर के मध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को डेवलप किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया था सुल्तानपुर जिले से, ठीक। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।